नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे बिलासपुर की, जो इस समय डायरिया की चपेट में है। घुटकू में मिले हैं डायरिया के 22 नए मरीज। चाटीडीह, मस्तूरी, बिल्हा के बाद अब घुटकू में डायरिया अपने पैर पसार रहा है। अलग अलग अस्पतालों में मरीजों को एडमिट किया गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है, इलाज जारी है। जिले में डायरिया से अब तक 6 लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं। नालियों से गुजरने वाली पाइपलाइन से घरों में पानी पहुंच रहा है। दूषित पानी पीकर, गंदा पानी पीकर लोग बीमार हो रहे हैं, डायरिया की चपेट में आ रहे हैं। तो डायरिया के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। बिलासपुर में जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, 6 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। बिलासपुर के घुटकू में डायरिया के 22 नए मरीज मिले। चाटीडीह, मस्तूरी और बिल्हा के बाद अब घुटकू, जहां पर डायरिया के मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ आप देख सकते हैं, किस तरीके से मरीज बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंच रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि जो नालियों से गुजरने वाली पाइपलाइन है, उसके जरिए लोगों के घरों में पानी पहुंच रहा है, जो कि दूषित है, गंदा है, और इसी गंदे पानी को पीने से लोग बीमार हो रहे हैं, डायरिया की चपेट में आ रहे हैं। और जिले में अब तक 6 लोगों की मौत भी हो चुकी है डायरिया से। जो आंकड़े हैं वो अब डरा रहे हैं, आंकड़े, डरावने आंकड़े। बिलासपुर ही नहीं, छत्तीसगढ़ के कई ऐसे जिले हैं जहां पर डायरिया अपना कहर बरपा रहा है, कहर ढा रहा, अपने पैर पसार रहा है। बिलासपुर की बात करें तो चाटीडीह, मस्तूरी, बिल्हा के बाद अब घुटकू में 22 नए मरीज मिलने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। जिले में डायरिया से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। तो गंदा पानी पीने से लोग बीमार हो रहे हैं। नालियों से गुजरने वाले पाइपलाइन से घरों में पानी पहुंच रहा है। तो क्या कुछ हालात हैं न्यायधानी बिलासपुर में डायरिया को लेकर, वो हम जानेंगे। सीधे बिलासपुर का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी उमेश मौर्य हमारे साथ जुड़ गए। उमेश, डायरिया की चपेट में बिलासपुर है और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि डायरिया अब डरा रहा है। उमेश। बिल्कुल, देखिए सुमित, यहाँ पर अगर बिलासपुर की बात करें तो अब तक 400 से अधिक डायरिया पीड़ितों की पहचान की जा चुकी है। और अगर इसके कारणों को अगर हम देखें गहराई से, तो इसकी मुख्य वजह जो है वो पीने के पाइपलाइन के जरिए जो गंदा पानी है लोगों के घरों में पहुंच रहा है। और उसकी मुख्य वजह यह है कि आप देख सकते हैं कि ये जो पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन लोगों के घरों में किस तरीके से गंदा जो बजबजाती हुई नाली है, उससे ये पाइपलाइन जो है वो लोगों के घरों में पहुंच रहा है, और जिसकी वजह से लोग जो है वो बीमार पड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो पाइपलाइन है लोगों के सीधा घरों तक गई है, और यही पाइपलाइन की जो पानी है, दूषित जो पानी है, उसको पीने के लिए जो लोग हैं वो मजबूर है। और ये पहला ऐसा मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरीके के मामले को लेकर लगातार यहाँ के लोगों ने आवाज उठाया है, लेकिन बावजूद उसके कोई ध्यान नहीं दे रहा है। एक बार फिर से घुटकू में 22 मरीजों की पहचान की गई है, और उसमें बच्चे और बूढ़े भी शामिल हैं। इसके साथ ही अगर हम कहें तो इस साल इस जिले में 6 लोगों की डायरिया से मौत हुई है। वहीं डेंगू का भी प्रकोप भी देखा जा रहा है। आप देखिए ना किस तरीके से स्थिति है। ये पाइपलाइन है, और पाइपलाइन के बीच से, ये जो नालियों के बीच से गुजरी हुई ये जो पाइपलाइन है, ये लोगों के घरों तक पहुंच रही है। लोग बीमार पड़ रहे हैं। कुछ लोग भी हैं, उनसे भी जानेंगे क्या समस्या हो रही है आप लोगों को। यहाँ पर क्या बोलते हैं, नाली की समस्या है, और यहाँ पर मतलब गंदगी, साफ सफाई नहीं होती है, और पीने के पानी पे मतलब नाली के ही पानी से ही वो पाइप उनका कनेक्शन है, बहुत गंदा। यहाँ पर पूरा नली का पानी से ही पिया जाता है, और यहाँ पर बच्चे लोग बीमार पड़ रहे हैं। साफ सफाई की भी कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पर कंप्लेन करो तो कोई दोष नहीं उठाते हैं वहाँ पर।
बिल्कुल, देखिए कंप्लेन भी किया जाता है, बावजूद उसके कोई यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और यही वजह है कि अब ये जो लोग हैं वो बीमार पड़ रहे हैं। निश्चित रूप से एक बार फिर से 22 लोग बीमार पड़े हैं और 22 लोगों का जो इलाज है अलग अलग हॉस्पिटल में, सिम्स में इलाज किया जा रहा है। लेकिन एक बड़ा मामला निकल कर आया है सुमित, देखिए कि इससे पहले भी ये इस तरह की घटनाएं हुई हैं, लेकिन क्या स्वास्थ्य विभाग, क्या निगम प्रशासन, क्या जिला प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से लगातार इस तरह की दिक्कतों का सामना जो है यहाँ के लोगों को करना पड़ रहा है। खास करके उन इलाकों पे जहां पर निचली आबादी है, निचली बस्तियां हैं, वहां पर पाइपलाइनें जो हैं वो गंदी नालियों से होकर गुजर रही हैं। उनको ठीक करने वाला कोई नहीं है, इनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। यही वजह है कि इनको इस तरीके से डायरिया जैसी भयावह बीमारी से गुजरना पड़ रहा है। पेट उल्टी, दस्त जैसी शिकायतें जो है वो लगातार आ रही हैं और हालात जो है वो बद से बदतर है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग जरूर कैंप लगाकर अपनी औपचारिकताएं जरूर पूरी करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करता है। इन तस्वीरों को जब हम देखें, यहां पर पहुंचे और यहां की स्थिति को देख रहे हैं, तो जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। सुमित, निश्चित तौर पर स्वास्थ्य कैंप लगाने से हालात ठीक नहीं होंगे, लोगों को स्वच्छ साफ पानी मुहैया करवाना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद उमेश आपके जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक तरफ छत्तीसगढ़ में डायरिया डरा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ डेंगू भी कहर बरपा रहा है। दुर्ग भिलाई में फिर से डेंगू के 6 नए मरीज मिले। सभी 6 मरीज भिलाई टाउनशिप के निवासी हैं। डेंगू प्रभावितों की संख्या बढ़कर 113 हो गई है। 18 मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो डेंगू के मरीज भी लगातार बढ़ते हुए। क्या कुछ हालात हैं डेंगू के कहर को लेकर दुर्ग भिलाई में, वो हम जानेंगे। सीधे रुक करेंगे सहयोगी मिथिलेश ठाकुर हमारे संग जुड़ गए हैं। मिथिलेश, एक तरफ हम देख रहे हैं कई इलाके ऐसे हैं जो डायरिया की चपेट में है, लेकिन कई इलाके ऐसे भी हैं जो डेंगू की चपेट में हैं। एक तरफ डायरिया डरा रहा है, दूसरी तरफ डेंगू का डंक भी लोगों को परेशान कर रहा है। मिथिलेश, क्या हालात वहां पर? रूप से सुमित, लगातार जो है वो डेंगू के मरीज ही मिल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और हम जब बार बार ये कहते हैं कि भिलाई टाउनशिप सबसे हॉट स्पॉट बना हुआ है, तो वो कहीं गलत नहीं है, क्योंकि भिलाई टाउनशिप से ही सबसे अधिक मरीज मिल रहे हैं। और उसके कारण भी बताए गए हैं कि क्यों आखिरकार वहां पे मरीज मिल रहे हैं और किस तरह से वहां पे काम चल रहा है। वर्तमान हालात भी अभी भी देखा जाए तो जस के तस है, सिर्फ कागजों में ये कार्रवाई चल रही है। कल WHO की टीम यहाँ पर पहुंची हुई थी, टाउनशिप में भ्रमण किया और उन्होंने देखा कि किस किस तरह की स्थिति है। उन्होंने ये भी देखा कि वहां पर क्या हालात हैं। बीएसपी प्रबंधन की ओर से एक रिपोर्ट बताई गई उनको कि किस तरह से घरों में सर्वे किया गया। करीब 1700 से अधिक घरों में सर्वे किया गया। 1500 से अधिक घरों में जो है वहां पर जाके लोगों को जागरूक किया गया, दवाइयां बांटी गई। लेकिन ये जो चीजें हैं, जितने जो दावे किए जाते हैं वो धरातल पर नजर नहीं आते हैं। और यही वजह है कि आज डेंगू लगातार अपने पांव पसार रहा है। बैकलाइन की स्थिति आज जस की तरह से वहां पर देखने वाला कोई नहीं है। कई जगह पानी भरा हुआ है, टूट फूट पड़े हुए हैं भवन, जहां पर कंडम वाहनों की वजह से वहां पर जो है लार्वा डेंगू के यदि हो तो उनको पनपने के लिए पूरी तरह से अनुकूल वातावरण होता है। बीएसपी प्रबंधन जब भी डेंगू कोई आता है तो ऊपरी तौर पर उस समय तक के लिए ही उसका अभियान रहता है। उसके बाद जो है वहां पर कोई भी नहीं देखने आता। करीब वर्षों से, करीब 10 सालों से यही स्थिति बनी हुई है कि कंडम वाहन वहां, कंडम क्वार्टर्स वहां पे पड़े हुए हैं। वहां पर बड़ी बड़ी झाड़ियां उग गई हैं जहां पर कई मच्छरों का डेरा है, लेकिन उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और जब डेंगू आया तो लोग अब हरकत में आ रहे हैं और अब जो है प्रबंधन जो है वहां पर कार्य कर रहा है। तो इस तरह से ये जो अभियान चल रहा है, लेकिन वो अभी पूरी तरह से सफल होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लगातार डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, डेंगू के अलावा डायरिया भी फैलने का खतरा बढ़ा हुआ है, क्योंकि बैक लाइन में जो है पानी की जो पाइपलाइन गई है वहां पर से सीवरेज का पाइप भी जोड़ता है, तो इस वजह से जो पानी भी गंदा आ रहा है, तो इस वजह से डायरिया और डेंगू दोनों के पनपने का खतरा लगातार बना हुआ है। जी ठीक है मिथिलेश, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो पूरे छत्तीसगढ़ में एक तरफ डायरिया और डेंगू कहर बरपा रहे हैं, तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल जारी है। स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल से मरीजों की परेशानी बढ़ गई, अस्पतालों में भर्ती मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। स्वास्थ्य कर्मचारी 5 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। रायपुर के तूता में स्वास्थ्य कर्मियों का आंदोलन जारी है। हड़ताल खत्म कराने की सरकार की तरफ से कोई पहल अभी तक नजर नहीं आती। सरकार और स्वास्थ्य कर्मियों की लड़ाई में मरीज पिस रहे हैं।
तो चलिए अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रायपुर का रुख करेंगे। सहयोगी आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं रायपुर से लाइव। आकाश, एक तरफ हम देख रहे हैं लगातार पूरा छत्तीसगढ़ मौसमी बीमारियों की चपेट में है, चाहे वो डायरिया की बात हो और डेंगू की बात हो, लेकिन परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल शुरू हो जाती है। आकाश। जी, अभी स्वास्थ्य कर्मचारी लगातार हड़ताल पर हैं, सरकार से मांगे अपनी रख रहे हैं, लगातार सरकार से बात करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक के किसी तरीके से कोई प्रतिनिधियों ने उनसे चर्चा नहीं की है। ऐसे में लगातार स्वास्थ्य कर्मियों का आक्रोश बढ़ रहा है। इधर कई स्वास्थ्य कर्मचारी और डॉक्टर हड़ताल पर हैं, वहीं लेट लतीफ आने की भी शिकायत लगातार मिल रही है। तो ऐसे में इन सब बातों के बीच मरीज लगातार पीस रहे हैं। हमारे पीछे खड़े हैं ऐसे मरीज जो घंटों से अस्पताल में आके बैठे हैं और उन्हें अब तक सुविधा नहीं मिल पाई है, इलाज नहीं मिल पाई है। हम बात करते हैं सीधे उन्हीं से कि क्या दिक्कत है। जी, आए थे अभी इलाज करने के लिए, कब से आए हैं? हम लोग आए 9 बजे से, 9:30 बजे अस्पताल खुलता है बोले, तो 9 बजे से आए हैं हम लोग। 9 बजे से एक भी डॉक्टर नहीं आए। हम लोग ओपीडी जो भी कटवा लिए हैं, पर्ची कटवा लिए यहाँ पे। तो अभी पूछे तो क्या बोल रहे हैं आपको? बोले कि डॉक्टर आएंगे उसके बाद में आप इलाज करवाना, 11 बजे आएंगे, 10 बजे आएंगे। अम्मा जी कब से आए हैं आप? मेरे को 1 घंटा हो गया है, छोटे बच्चे को लेकर आई हूँ, बहुत तकलीफ में। जी, क्या बोल रहे हैं अभी? बोले अभी 1 घंटा टाइम है। अच्छा, 1 घंटा टाइम है। तो ये देखिए, मरीजों ने लगातार अपनी समस्याएं बताई कि डॉक्टर नहीं पहुंचे हैं, यहाँ पे लगातार स्टाफ की कमी है। ये माना का सिविल अस्पताल है जो 30 बिस्तरों का अस्पताल इसको कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे बिस्तर भी 15 हैं। स्टाफ की कमी है, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं स्वास्थ्यकर्मी अपने समस्याओं को लेके। ऐसे में उनको उम्मीद है कि सरकार उनकी बातें सुने, लेकिन अब तक के मांगे नहीं उनकी पूरी नहीं हुई है। वो लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक कि उनकी मांगे नहीं सुनी जाए। उम्मीद है कि हड़ताल जल्द खत्म हो, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सरकार की तरफ से फिलहाल कोई पहल नजर नहीं आती। आकाश, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे राजनांदगांव से बड़ी खबर, जहां घर में भीषण आग लग गई। इलाके में अफरा तफरी मच गई आग लगने से। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची हैं। बसंतपुर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो राजनांदगांव से बड़ी खबर है, जहां एक घर में भीषण आग लग गई। हालांकि आग कैसे लगी ये पता नहीं चल पाया और आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची हैं। बसंतपुर थाना क्षेत्र का मामला। रायपुर से बड़ी खबर, चुनाव आयोग की आज बड़ी बैठक होनी है। कलेक्टर्स और एसपी के साथ बैठक होगी। सभी 33 जिलों के कलेक्टर और एसपी इस बैठक में शामिल होंगे। चुनाव आयोग की बैठक में आईजी भी मौजूद रहेंगे। 5 संभाग आयुक्तों से भी चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होनी है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता युगल तिवारी जुड़े हुए हैं फोन पर। युगल, चुनाव नजदीक हैं और चुनाव आयोग ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। फुल बेंच जो केंद्रीय चुनाव आयोग की है वह यहाँ पहुंची हुई है। आज दूसरा दिन है इनके विजिट का और कल राजनीतिक दलों से मुलाकात हुई। राजनीतिक दलों ने आप पार्टी, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस, भाजपा सहित अन्य राजनीतिक दलों ने अपनी समस्याएं बताई है कि इस तरह के यहाँ व्यवहारिक दिक्कतें हो सकती है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में खास करके निष्पक्ष जो चुनाव कराने की मांग उन लोगों ने की है। इसके अलावा आज भारत निर्वाचन आयोग की जो टीम आई है उसकी बैठक है। जिले के कलेक्टर, एसपी के साथ इनकी बैठक होगी। 35 जिलों के आज जो कलेक्टर, एसपी हैं उन्हें बुलाया गया है। आईजी भी इसमें शामिल हो गए। संभाग आयुक्त के साथ भी इनकी अहम चर्चा होगी, बैठक होगी। उसके बाद जो ये टीम है वो केंद्रीय जो जांच एजेंसियां हैं, राज्य की जो जांच एजेंसियां हैं उन्हें भी अलर्ट करेगी ताकि किसी तरह के चुनाव में धन बल का उपयोग ना हो और किसी तरह से अगर धन बल का उपयोग होता है तो उस पर पैनी नजर रखने की बात कहेंगे, दिशा निर्देश जारी करेंगे। तो ये अहम बैठक आज होनी है और ये बैठक का सीधा मतलब यही है सुमित कि छत्तीसगढ़ चुनावी मोड में पूरी तरह से है। राजनीतिक दल अपने चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ जो निर्वाचन पदाधिकारी है, निर्वाचन आयोग है, वो अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं ताकि निष्पक्ष और निर्विघ्न तरीके से चुनाव है वो कराया जा सके। फिलहाल तैयारियां जोरों पर है। जी युगल, आपका बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। रायपुर से बड़ी खबर, कांग्रेस घोषणा पत्र समिति की आज बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। कांग्रेस घोषणा पत्र समिति की आज पहली बैठक होनी है। समिति के अध्यक्ष मोहम्मद अकबर की अध्यक्षता में यह बैठक होगी।
दोपहर करीब 1 बजे कांग्रेस दफ्तर में ये बैठक होनी है। बैठक में समिति के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी का बयान सामने आया। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई पर बोले हैं ओपी चौधरी। कांग्रेस सरकार पर उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। कहा कि जहां से मौका मिल रहा है वहां से पैसा इकट्ठा कर रही है सरकार। महादेव ऐप के जरिए युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो रही है। 2020 में रेड्डी अन्ना ऐप एक्वायर किया गया था। पूरे छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े विज्ञापन निकाले गए थे। सरकार सब कुछ जानते हुए चुप बैठी थी। युवाओं को बर्बाद करने के लिए ऑनलाइन ठगी हुई है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज किया था कि इसके आधार पर ईडी की कार्रवाई हो रही है। ओपी चौधरी ऐसा कह रहे हैं। भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार किस तरह से सभी जहां जहां उसको मौका मिल रहा है सब जगह से पैसा इकट्ठा करके गांधी परिवार को पहुंचाकर ही अपनी कुर्सी को जिंदा रख पाई है। ये बात छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन, हमारे सभी पत्रकार साथी, सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। महादेव ऐप 50 लाख यूजर्स लगभग इसका माना जाता है और इसने 2020 में रेड्डी अन्ना ऐप को एक्वायर किया 1000 करोड़ रुपए। 1000 करोड़ रुपए। मैं मई 2020 में सुपेला में इस पर पहला FIR दर्ज हुआ। वो भी तब दर्ज हुआ जब ये पैसा इकट्ठा करते रहे और जब इनकी डिमांड बढ़ती गई और जब ये डिमांड में कुछ इनकी ऊंच नीच हुई होगी तब इन्होंने छोटा मोटा केस दर्ज करके उसको रफा दफा करने का काम किया। कई बातें सामने आ रही हैं, कई सूत्र बता रहे हैं कि डी कंपनी का भी इन्वॉल्वमेंट दुबई कनेक्शन के माध्यम से था और यह भी कई अखबारों ने कई जगह उल्लेखित किया है कि प्रति माह डी कंपनी को करीब 100 करोड़ रुपए की राशि दी जाती थी। इस बात का उल्लेख बहुत सम्मानीय अखबारों ने भी कई जगह। छत्तीसगढ़ में धान और किसान सियासत के केंद्र में बना हुआ है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियां किसानों को रिझाने में जुटी हुई हैं। छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने धान और किसानों के मुद्दे पर सीएम भूपेश बघेल को सीधी चुनौती दी। कहा कि धान खरीदी के लिए 80% पैसा केंद्र की मोदी सरकार ने दिया है और भूपेश बघेल सरकार धान खरीदी पर वाहवाही लूट रही है। बघेल सरकार ने किसानों के साथ छल किया कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए दिन और रात परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे और भाजपा की सरकार जब तक नहीं बनेगी तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। ऐसे संकल्प के साथ आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक ऊंचे मनोबल और ऊंचे उत्साह के साथ आज कर रहे हैं और मानिए कि भूपेश बघेल जी को चुनौती दी है। मैं निश्चित रूप से उनको चुनौती देता हूं। वो छत्तीसगढ़ की जनता को, विशेष रूप से भोले भाले किसानों को गुमराह करने का, उनके मन में भ्रम डालने का काम शुरू से कर रहे हैं। धान की खरीद के लिए 80% केंद्र की सरकार ने पैसा दिया। माननीय मोदी जी ने पैसा छत्तीसगढ़ के किसानों को भेजा। मैं छत्तीसगढ़ के किसानों को ये बताना चाहता हूँ, कुल 12,000 करोड़ रुपए उन्होंने दिया है। हम लोगों ने 80% से ज़्यादा अधिक पैसा किसानों को देने का काम किया है और हमारे कार्यकर्ता गांव गांव घर घर जाकर किसानों से, सभी वर्गों से सुझाव ले रहे हैं। आने वाले समय में जब चुनाव का केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मणिशंकर अय्यर के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के पहले पीएम नहीं बल्कि पीवी नरसिम्हा राव थे। अनुराग ठाकुर की माने तो पीवी नरसिम्हा राव को उन्होंने मतलब कांग्रेस ने अपना नहीं माना और उनके साथ जैसा कांग्रेसियों ने व्यवहार किया पूरे देश ने देखा। उनकी माने तो कांग्रेस के कुछ नेता रहते तो भारत में हैं लेकिन उनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। मणिशंकर अय्यर ने एक बयान दिया है और उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने बोला अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री नहीं थे, पीवी नरसिम्हा राव थे। देखिए, पीवी नरसिम्हा जी को तो ना कभी उन्होंने अपना माना और जिस तरह का व्यवहार कांग्रेस ने अपने कुछ नेताओं के साथ किया जो गांधी और नेहरू परिवार की नहीं सुनते थे, वो देश ने देखा है।
या तो उनके दरबारी बन के जियो जी, तब आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करेंगे। अगर आप दरबारी नहीं हो तो आप कभी कांग्रेस वाले आपको अपना नहीं मानते। लेकिन दुख की बात यह है जी, आप किस व्यक्ति की बात कर रहे हो जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को क्या कहता है, बार बार अपमानित करता है, जिन्होंने कभी अटल जी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में कभी अच्छे शब्द ही ना कहे हो, जो पाकिस्तान में जाकर गले मिलते हो और भारत के आलोचना करते हो। ऐसे मणिशंकर अय्यर जी की किताब तो आज भी कह रहे हैं पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, लोगों को सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक मैंने कहा कि वो रहते भारत में, ये कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता हैं जो रहते भारत में हैं लेकिन उनका दिल अभी भी पाकिस्तान में है। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।